तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी टीआरई 3.0 के सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय जो कि आपके 1 to 5 के शिक्षकों के लिए ज़रूरी है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मॉडल सेट आज जो है वो 11 चलेगा, और आपका जितना भी मॉडल सेट है दोस्तों, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी पूरी तैयारी जो है दोस्तों 1 to 5 की जो है 1 to 5 की जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी, और जो भी शिक्षक साथी, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, उनके लिए भी आज का सेशन और पूरा जो हमारा वीडियो है, पूरा जो हमारा मॉडल सेट है वो उनके लिए है। क्योंकि हमारे मॉडल सेट में दोस्तों सभी तरह के विषय यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपको सामान्य विज्ञान जो भी है, इसमें जो सब्जेक्ट्स सामान्य अध्ययन में आता है उस सभी सब्जेक्ट का, सभी विषयों का आपके पास संगणना लेके आते हैं। तो दोस्तों पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है। बोला है भारतीय एथलीट दूती चंद जो है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है जंपिंग, भाला फेंक, गोला फेंक, तेज़ दौड़, जिसको हम लोग स्प्रिंटिंग बोलते हैं दोस्तों। तो एथलीट दूती चंद जो है भारतीय, वो आपको तेज़ दौड़ यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है स्प्रिंटिंग, उससे संबंधित है। हम लोग इसको समझ सकते हैं कि एथलीट द्यूति चंद अगर आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तेज़ दौड़ है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। बोल रहा है 1921 में जो मोपला विद्रोह था वो आपको कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों, वो आपका मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार में, केरल के मालाबार में आपका ये जो विद्रोह है वो हुआ था। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी शिक्षक साथी हैं और जितने भी आपके शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी आराम से 1 to 5 की हो सके। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कौन सा प्रदेश विशिष्ट छाया प्रदेश माना जाता है। बोल रहा है कि भारत में जो है वो कौन सा देश है, प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है जो विशिष्ट छाया प्रदेश माना जाता है। हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है थार मरुस्थल, उसके बाद आपको कर्नाटक का पठार, मेघालय पठार या छोटा नागपुर। तो विशिष्ट छाया प्रदेश माना जाने वाला आपको वो है कर्नाटक का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, जिसे हम लोग दक्कन का पठार भी बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों हमारा है कि ह्यूमस, जिसको हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं, ह्यूमस को ही खादर मिट्टी बोलते हैं, भूमि की किस परत का हिस्सा है। बोल रहा है कि भूमि के किस परत का हिस्सा है। तो ह्यूमस जो है दोस्तों यानी कि ह्यूमस सबसे ऊपरी परत का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया आपको ऊपरी परत, यही आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे ही हम लोग आएगा ह्यूमस तो यही मिट्टी के सबसे ऊपरी परत का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादक सर्वाधिक होता है। बोल रहा है कि कपास जो है, कपास उसका जो है औसतन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी औसतन उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन सा राज्य है भारत का। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है आंध्र प्रदेश, यानी कि बिल्कुल सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है। कि राष्ट्रीय जलमार्ग किसको किसको जोड़ता है? कोट्टापुरम को कोल्लम से, उसके बाद है दोस्तों आपको सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से या हल्दिया को कोलकाता से। तो ये जो आपको है राष्ट्रीय जलमार्ग वो आपको हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है कि हल्दिया को इलाहाबाद से, यही इसका सही उत्तर है। कितना है दोस्तों? ये 1680 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितना है? तो 1680 किलोमीटर जलमार्ग की लंबाई है, जो आपको राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि नेशनल जो पानी का जो जलमार्ग, मतलब पानी के जरिए जो रास्ता है उसी को हम लोग जलमार्ग बोलते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो पानी में, बोल रहा है कि पानी में जो है वो मिनी माता, जैसे हम लोग माता बोलते हैं ना दोस्तों, तो मिनी माता रोग का कारण बनता है। ऑप्शन है हमारे पास सीसा है, कैडमियम है, पारा है या आपको आर्सेनिक है। तो मिनी माता रोग जो है वो आपको पारा की वजह से होता है। किसके कारण होता है? तो पारा विषाक्त रोग है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो गया पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो रोग है दोस्तों, इसकी पहचान सबसे पहले जापान में किया गया था। जापान में दोस्तों किया गया था, जापान, हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि जापान। और इसका नाम जो मिनी माता है दोस्त, जापान में ही एक शहर का नाम है मिनी माता। मिनी माता शहर का नाम है दोस्तों, इसलिए इसका नाम जो है मिनी माता रखा गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने के में कारण स्वरूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होती है। बोल रहा है कि जब हम लोग प्याज काटते हैं तो आँखों में एक जलन होती है और आँख से आंसू भी आने लगते हैं। तो वो कौन सा कारण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में से उत्पन्न होता है? कौन सा रसायन है जो आपको ऑक्सीजन में आने से उत्पन्न होता है? तो प्याज जो हम लोग काटते हैं दोस्तों, तो आंखों में आंसू पैदा करने वाला जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है कि सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है उस रासायनिक प्रतिक्रिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि वह विकल्प चुने जो प्रदत्त श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न चिन्ह जो यहाँ पर है उसके स्थान पे क्या आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों। तो देख रहे हैं कि 12 है, उसके बाद आपको 12 के बाद 22 है, यानी कि 10 का डिफरेंस है। उसके बाद 22 से 42 के बीच में दोस्तों सबसे पहले 10 का डिफरेंस है। उसके बाद आपको 20 का डिफरेंस है, देख रहे हैं 42 के बाद दोस्तों आपको 40 का डिफरेंस है, यानी 10 20, तो 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो अगला आएगा आपको 80 का डिफरेंस, यानी कि 40 दूना 80। तो जैसे ही हम 82 में 80 जोड़ेंगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 162। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो 162 है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। बोल रहा है कि बिमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से कौन सा विषय से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है कि बिमल जुल्का जो है दोस्तों आपको वो फिल्म मीडिया इकाई से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है फिल्म मीडिया इकाइयों से युक्तिकरण, तो ये बिल्कुल सही है कि बिमल जुल्का जो आपको फिल्म मीडिया इकाई के युक्तिकरण से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम में है, यानी कि सांगर जो झील है दोस्तों सांभर, वो निम्नलिखित में से किसके नज़दीक में है। तो हमारे पास ऑप्शन है भरतपुर, उसके बाद है जयपुर, उसके बाद है जोधपुर, उसके बाद है उदयपुर। तो ये जो है आपको सांभर झील जो है वो जयपुर के निकट में स्थित है, यानी कि जयपुर के पश्चिम में स्थित है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यानी कि एरिया जिसको बोलते हैं, इसका जो एरिया है वो आपको 230 वर्ग किलोमीटर, यानी 230 मीटर स्क्वायर है, 230 मीटर स्क्वायर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। बोल रहा है कि 1930 में जब, सबसे पहले बात तो हमें यहाँ मालूम पड़ रहा है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो ये चीज़ की हमको जानकारी हो रही है। उसके बाद बोल रहा है कि कहाँ से हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों वो आपको साबरमती, यानी कि साबरमती जो ऑप्शन दिया गया डी में, वो गया था कहाँ से, साबरमती से दांडी की ओर गया था। कहाँ गया था, तो दांडी की ओर दोस्तों ये गया था। इसी को हम लोग दांडी मार्च कहते हैं, दांडी मार्च जो कहते हैं, जहाँ 72 अनुयायियों के साथ गांधी जी नमक का कानून तोड़ने के लिए गए थे, है ना। उसी को हम लोग नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में है जो है यहीं से शुरू किया गया था, जिसे हम लोग साबरमती बोलते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है, यानी कि वायु में, जल में
स्टील में या निर्वात में, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वेग होगा दोस्तों ध्वनि का, वो आपको स्टील में होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टील में अगर ध्वनि को बजाएंगे तो बहुत देर तक बजता रहता है घंटी की तरह, तो इसलिए जो है ध्वनि का सबसे ज़्यादा जो आपको सर्वाधिक वेग होगा वो आपको स्टील में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही आपको कंटेंट मिलेगा और आपको सबसे पहले कंटेंट मिलेगा। जैसे ही अपलोड वीडियो होगा आपको सबसे पहले कंटेंट मिलेगा और आपकी तैयारी समय पे हो पाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे दिन जो है सो गुज़रता जा रहा है और हमारी तैयारी भी हो रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सती प्रथा को कब निषेध किया गया था। बोल रहा है कि सती प्रथा को कब ख़त्म किया गया था, उसी को यहाँ बोल रहा है कि निषेध किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कि सती प्रथा जो है वो 1829 को निषेध किया गया था। एक ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था, किसके द्वारा, तो आपको राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो हैं बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने ही सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ एक आंदोलन लड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आपको स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन का कहाँ किया था दोस्तों, तो बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बोल रहा है कि बिहार में गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा किस ज़िले में बिहार के वो लंबी है। तो जैसा कि देखते हैं आप लोग कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी है वो आपको पटना ज़िले में है दोस्तों। इसकी लंबाई आपको 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर है दोस्तों। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की, और इसकी जो है टोटल लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर है, जिसका जो है पटना ज़िले में आपको 445 किलोमीटर है। इसलिए बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा आपको कौन से ज़िला में है, तो पटना ज़िला में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है। बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ये किसका है, तो आपको देख रहे हैं कि विश्व बोल रहा है यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा मेला आपको बिहार के सोनपुर जो है उसी में लगता है। वो आपको सबसे बड़ा मेला पशु मेला कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा द्वीप की संख्या कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा द्वीप की संख्या आपको दोस्तों इंडोनेशिया में है, जिसकी संख्या आपको दोस्तों 17,508 है, यानी कि 17,508 द्वीप आपको सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है। बोल रहा है कि कन्याकुमारी से सटी जो है आपको वो कौन सी पहाड़ी है। तो कन्याकुमारी से सटी आपको कोडरमम जो जिसको बोलते हैं वही पहाड़ी है। कोडरमम जो आपकी है वो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है किंग जॉर्ज 6, रिबन, एंजल या नियाग्रा। तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जो जलप्रपात है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात वो आपको एंजिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है वही है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। ये आपको वेनेजुएला में कैरोना नदी पर स्थित है। किस पे नदी पे है, तो कैरोना नदी पे स्थित है ये। कैरोना नदी पे दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो है वो जलप्रपात स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बोल रहा है कि किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपको दोस्तों 11 सितंबर को मनाया जाता है। कितना को? तो 11 सितंबर को। अगले बढ़ते हैं आगे दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ये जो प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बोल रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था। इनको जो है वो आपको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थाई की बात कर रहा है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि फिलिप स्पिरिट नामक अंग्रेज़ को गिरफ्तार किया गया। यानी कि ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर डैश दिया गया है कि कैसे कहाँ गिरफ्तार किया गया, कौन से केस में गिरफ्तार किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र केस में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको मेरठ षड्यंत्र केस में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो आपको बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है कि काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है। बोल रहा है कि काली मिट्टी जो है इनमें से कौन सी विशेषता रखती है ना। जो कि आपका दिया गया है कि काली मिट्टी जो है आपको, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं या कपासी मिट्टी बोलती है। तो ये इनमें से कौन सी विशेषता रखती है, जो है कि फास्फोरस की, कैल्शियम की या नाइट्रोजन की, है ना, और जैविक तत्व की। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो काली मिट्टी जो है आपको इनमें जो है वो कैल्शियम की विशेषता रखती है। कौन सी विशेषता रखती है दोस्तों? तो काली मिट्टी आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये तीनों की विशेषता रखती है। तो इसका सही उत्तर आपको कैल्शियम हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि हज़ारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। बोल रहा है कि हज़ारों झीलों की भूमि कहलाने वाला कौन सा देश है। तो हज़ारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश आपको दोस्तों फिनलैंड है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो आपका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बोल रहा है कि सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है। तो विंध्य है, हिमालय है या सतपुड़ा है या अरावली है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपको जो है वो आपको अरावली है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आवो जनजाति संबंधित है। यानी आवो जनजाति जो है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से। तो आवो जनजाति दोस्तों आपको असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तो असम राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में स्थित है। ये 1906 और 1921 के बीच में रानी विक्टोरिया से, यानी कि इसका संबंध है रानी विक्टोरिया के याद में इसको बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है कौन सा पुरस्कार है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या वीर चक्र। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार दोस्तों आपको परमवीर चक्र जो है वही आपको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है। बोल रहा है कि गिद्धा जो है आपको वो किस राज्य की नृत्य शैली है। गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है पंजाब की नृत्य शैली है गिद्धा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। बोल रहा है कि स्थानीय हवा का एक कौन सा उदाहरण है। तो स्थानीय हवा का जो उदाहरण है दोस्तों वो आपको है पछुआ हवा। पछुआ पवन है वो स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से, बोल रहा है किस वर्ष में जारी
अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बोला है किस वर्ष में? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है 1969 में जारी जो अध्यादेश हुआ था दोस्तों, उसी में जो है भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलिज्म किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न है दोस्तों कि वीर भूमि समाधि है यानी किसकी समाधि है? राजीव गांधी की, संजय गांधी की, इंदिरा गांधी की या लाल बहादुर शास्त्री की? तो वीर भूमि जो समाधि है दोस्तों वो आपको राजीव गांधी की समाधि है। राजीव गांधी की समाधि को हम लोग वीर भूमि कहते हैं। इंदिरा गांधी की समाधि को शक्ति स्थल कहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को हम लोग दोस्तों विजय घाट कहते हैं। तो इस तरह से वीर भूमि अगर पूछे दोस्तों तो इंदिरा गांधी की समाधि है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि सेवा सदन, कर्म भूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? सेवा सदन, कर्म भूमि और गबन किस हिंदी लेखक की आपको जो है वो श्रेष्ठ कृतियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, यानी कि कबीरदास के सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, कबीरदास जो उपदेश दिए हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है आपको दोस्तों बीजक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि मैरीना बीच सागर कहाँ पे स्थित है? बोल रहा है कि मैरीना बीच सागर तट आपको कहाँ पे स्थित है? तो मैरीना बीच जैसे दोस्तों आपको चेन्नई में है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जुहू बीच आपको कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई चौपाटी कहाँ है? तो बॉम्बे में है। उसी तरह मैरीना बीच आपको चेन्नई में, जो कि आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आपका ये स्थित है। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कौन से प्रदेश में, यानी कौन से राज्य में लौह धातु पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो आपको जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपको लौह धातु। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया वो कौन सा पहला वैज्ञानिक उपग्रह था? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है कि भारत का जो है पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह था जो परिक्रमा के लिए गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी वीडियो के देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडलों खेलों की मेज़बानी की थी? बोला राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी भारत ने कब की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपको कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेज़बानी है वो भारत ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, जो कि हमारा है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? बोल रहा है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? खेल मंत्रालय, उसके बाद आपको है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय या जनजाति मंत्रालय। तो जैसे ही हम लोग फिट की बात करते हैं दोस्तों, तो फिट जो है आपको वो खेल यानी कि प्लेइंग में ही आता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको होगा खेल मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। बोल रहा है कि पेट्रोलियम के बहुत सारे उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे? उर्ध्वपातन की प्रक्रिया से, बहुलीकरण से, या आपको सरल आसवन की प्रक्रिया से, या आपको प्रभाजी आवसन की प्रक्रिया से। तो पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद जो है आपको प्राप्त किए जा सकते हैं प्रभाजी आवसन की प्रक्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वही आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शोल्स ने आविष्कार किया, शोल्स ने किसका आविष्कार किया? ट्रांजिस्टर का, या आपको टाइपराइटर का, या रडार का, या टेलीप्रिंटर का? तो शोल्स ने दोस्तों आविष्कार किया है आपको टाइपराइटर का। किसका आविष्कार किया? तो
राइटर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। यानी कि घाव को जो सबसे पहले मतलब शीघ्र भरता है, वो कौन सा विटामिन है जो सबसे पहले उसको भरने का काम करता है और उसे ठीक करता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो आपको विटामिन सी है आपको इसका सही उत्तर है। जबकि विटामिन ई भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों विटामिन सी है। दोस्तों एक प्रश्न है, देख रहे हैं कि 75 फलों का मूल्य 375 रुपया है, तो 3 फलों का मूल्य कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ये मैथ का, गणित का बेसिक सवाल है, ये भी आपको आ सकता है। तो हम लोग इस तरह से इसको 375 को 75 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों, वो आपको 15 रुपया होगा 3 फल का कीमत। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। रखा जाता भी है या रखा गया है। तो निम्न में से किसे जो है दूसरे द्वितीय स्थान में रखा गया, आपको कृषि है, व्यापार है, सेवा है या उद्योग है। तो इसमें बोल रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र में किसे रखा गया है ना, द्वितीयक क्षेत्र में किसे रखा गया है दोस्तों। तो आपको जो है द्वितीयक क्षेत्र में आपको उद्योग को रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपको वो बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र जो आपको है वो उद्योग है, तो द्वितीयक में आपको उद्योग को रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि है कि आधार 10 पद्धति में कुल अंकों की संख्या क्या है। बोल रहा है कि आधार जो 10 है, 10 पद्धति में कुल अंकों की संख्या आपको क्या हो जाएगी। तो कि जब 10 दिया गया है दोस्तों, तो इसकी संख्या, अंकों की संख्या क्या होगी, 10 ही होगी। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको 10 ही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, जो कि हमारे सामने है कि गांव एक लघु गणराज्य है ना। गणराज्य है, किसने कहा। बोल रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। मेटकॉन्क, AR देसाई, कार्ल मार्क्स या महात्मा गांधी। तो गांव एक लघु राज्य है, ये आपको दोस्तों मेटकॉफ ने कहा था। किसने कहा था कि गांव एक गणराज्य है, लघु गणराज्य है, वो आपको मेटकॉफ ने कहा था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, इसे पूछ रहा है, जो कि आपके अंतिम प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो दोस्तों आपको है वो है 0, है ना। 0 आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो एक बार लाइक कर दें और अपने सेशन को साथियों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।